अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नुमान ज़फ़र। आपको फेब मार्च 2026 का पेपर करा रहा हूँ मैं। ये हमारी मई जून 2026 की सीरीज़ की पेपर 2 की लास्ट क्लास भी है। और होता यही है कि मैं रीसेंट पेपर छोड़ देता हूँ ताकि उस पर डिस्कशन कर लिया जाए 9 बजे तक, जो भी 8:45 तक जो भी तक हम कम करेंगे इसको सॉल्व, और फिर हम इसको लेके वाइंड अप करें। चलें सर, स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सर आपके पास यहाँ लिखा है, एच ओन्स अ रिटेल बिजनेस, ही डज नॉट मेंटेन अ फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड, all the sales are made on cash basis, purchases of goods for resales are made in cash and on credit। सही है सर। सेल्स जो है ये सिर्फ कैश बेसिस पे करता है, और परचेज फॉर गुड्स रीसेल्स कैश एंड क्रेडिट दोनों पे करता है। बेटा माइक खोल के बात करनी है आपको। कोई मेरा कैलकुलेटर ले गया यहाँ से? मुझे अपना कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होगा। मैं 2 मिनट में अपना कैलकुलेटर मंगवा लेता हूँ जरा। सर लिखा है, जनवरी 1 2025 द बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंक्लूडेड द फॉलोइंग। 10% बैंक लोन है आपके पास, फर्नीचर। जनवरी 1 को बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज की ये डिटेल्स मौजूद हैं। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट कैरिंग वैल्यू 2080, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। अदर पेबल्स हैं जनरल एक्सपेंसेस के। अदर रिसीबल्स हैं रेंट के। ट्रेड पेबल्स गिवन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025। द समरी ऑफ द रिसिट्स एंड पेमेंट शोन ऑन बैंक स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। कैश टेकिंग्स आपके पास गिवन है। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट गिवन है। ये प्रोसीड्स गिवन है, आपने जो बेचा उस पर आपको क्या पैसे मिले, और आपके पास सेल्स गिवन है। पेमेंट में आपके पास एडिशनल इक्विपमेंट गिवन है, फिर आपके पास बैंक लोन का इंटरेस्ट आपने जो पे किया वो गिवन है, कैरेज एडवर्ड जो आपने पे किया वो गिवन है, ड्राइंग्स आपने जो कर ली है कैश की वो गिवन है, और उसके बाद आपके बैंक स्टेटमेंट है, बैंक की ड्राइंग्स हैं, जनरल एक्सपेंसेस आपने जो पे किए हैं वो गिवन है। रेंट आपके पास गिवन है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ लिख देना चाहिए जनरल एक्सपेंस और रेंट दोनों पे मेरी एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। और बैंक लोन मैंने सर 8,400 का 10% के हिसाब से पे किया, तो मुझे यहाँ लिखना चाहिए 10%। तो इसका आंसर बनता है सर आगे 840। अब मुझे चेक करना चाहिए मैंने पे कितना किया हुआ है। सर मैंने पे किया हुआ है 630। बाकी को क्या करना है देखना पड़ेगा। फिर लिखा है ट्रेड पेबल्स, देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 680 फॉर द पेमेंट्स टू द ट्रेड पेबल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। कह रहा है देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 680 फॉर द पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स। आपने पेमेंट करनी है सर इनको, रिसिट्स का टोटल और पेमेंट्स का टोटल गिवन है। और क्वेश्चन में लिखा है पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स वर मेड आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 390। आप जो पेमेंट करते हैं वो 390 का डिस्काउंट देने के बाद आपने की हुई है। ठीक हो गया, ये भी सही है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कैश टेकिंग्स वर बैंक्ड आफ्टर मेकिंग द फॉलोइंग पेमेंट्स। कैश टेकिंग्स, आप कैश से भी कुछ पैसे लेके गए। ड्राइंग्स है, परचेजेस फॉर गुड्स फॉर रीसेल है, फिर वेजेस हैं आपके पास। तो जो कैश टेकिंग्स आपकी बैंक हो रही है ना यहाँ पे, ये टोटल ऊपर ये जब बैंक हुई है इन सब चीज़ों के करने के बाद। ठीक हो गया सर। दिखलाएगा इक्विपमेंट सोल्ड एट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 एट द टाइम ऑफ सेल्स। डिफरेंस लेके प्रॉफिट आ जाएगा, ज़्यादा का बेचा आपने। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वॉज वैल्यूड एट 19,500, रेंट अब ओइंग है। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो अब आपके पास 770 की वर्क प्रीपेड है। द बैलेंस ऑफ द ट्रेड पेबल्स वॉज 5,520, और आपके पास इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट 11,434। कैलकुलेट द टोटल परचेजेस फॉर गुड्स फॉर रीसेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2025। सर ये आपसे बात कर रहे हैं, दो तरीके होते हैं सर परचेजेस निकालने के। सर मैंने लिखा परचेजेस इक्वल्स टू टोटल परचेजेस इक्वल्स टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। तो सर मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा, तो मैं यहाँ के लिखूंगा कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। सर क्वेश्चन में कहीं कैश परचेजेस के नाम से कोई चीज़ गिवन है, लिखा है परचेज गुड्स फॉर रीसेल 3172। तो सर हम यहाँ लिखेंगे आगे कैश परचेजेस हमारे पास आएंगी 3172, प्लस क्रेडिट परचेज निकालनी है। सर क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें PLCA बनाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें वैल्यूज थोड़ी सी पता है तो साथ साथ काम करते रहना मेरे हुजैफा, साथ साथ काम कीजिए। सर यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ लिखेंगे सर आप इसके अंदर आगे इसकी पेमेंट्स जो भी आपने पेमेंट्स की हुई है। फिर सर अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने पढ़ा था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने दिया हुआ है सर 390 का। यहाँ कहा सर मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया। पेमेंट जो मैंने की हुई है ना सर, वो की हुई है इसके अंदर इस वक्त टोटल ट्रेड पेबल्स को पेमेंट की हुई है 35728। अच्छा इसका क्या करेंगे 680 का? देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 680, कुछ करेंगे या छोड़ देंगे? अच्छा मुजैफा, 680 का क्या करेंगे? ट्रेड पेबल से रिलेटेड है ना, आपने किसी को पेमेंट की है सर ऐड 680। कर देंगे। ऐड कर देंगे? सर छोड़ देंगे शायद। क्यों छोड़ देंगे, कोई खास वजह? दो सर ऐड। तो बैंक बैलेंस में आएगा ना।
हाँ बिल्कुल सही है सर, ये तो बैंक स्टेटमेंट का आंसर होना चाहिए। और सर ये जो ट्रेड पेबल्स हैं, ये ट्रेड पेबल्स वो है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। ये बैंक स्टेटमेंट में लिखे हैं। तो अब बताओ जरा, क्या ऐड करेंगे? यस सर। हाँ आशास बिल्कुल सही कह रहा है आशास। हुजैफा अगर तुम पिकअप नहीं कर पाए हो तो बेटा बात को समझो, ये बैंक स्टेटमेंट ही तो गिवन है। ये कौन सी कैश बुक गिवन है? कैश बुक गिवन होती तो मैं कुछ और कहता। ये बैंक स्टेटमेंट है ना, रिसिट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। तो इसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में तो हमें अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्या करना होता है? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी हमने पे किया है जो कि बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। आ गई बात समझ में हुजैफा? जी सर समझ गया। तो यहाँ लिखेंगे सर 35724, 35724 प्लस कर देंगे उसके अंदर 680। सर जरा इसको प्लस करके आंसर निकालिए। हेलो, अच्छा बताओ बेटा, जल्दी 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 जल्दी। 36404। 36404 सर इसका आंसर आ गया। सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके लिखा सर, इसका आंसर आ गया मेरे पास 36404। सर ये आंसर आ गया। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखूंगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 4914। यहाँ लिखूंगा मैं आगे सर इसके अंदर वैल्यू 4914। और दूसरी वैल्यू सर मैं इसके अंदर यहाँ के लिखूंगा 11,434 सर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के सर आप इसके अंदर आके मेंशन करेंगे, इसमें आके परचेजेस। सर ज़रा परचेजेस की वैल्यू निकाल लीजिए। अशस ने निकाली होगी, वो बता देगा बाद में। वैल्यू निकालना सर। 37,400 सर इसका आंसर आ गया। अच्छा सही है। थर्टी यस सर। 37,400 को सर आप इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो सर आपका टोटल परचेजेस बन जाएगा, एंड द टोटल परचेजेस वुड बी 40572। 40572। सर ये आंसर आ गया। दुआ राइट रॉन्ग? दुआ गिव मी थम्स अप। जी ओके। सर अब आगे बढ़ते हैं। सर ये आपने परचेजेस यहाँ पे ढूंढ के निकाल ली। अब सर सर क्वेश्चन ये क्या है? पीएलसी वापस से दिखाइएगा। पीएलसी ये देख लीजिए, कहिए। कोई एरर है तो कहिए, डिस्कशन पेपर है, जल्दी से कहिए, मैं आपके प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉर्ट करूँ। कोई प्रॉब्लम है तो कहिए। सर परचेजेस तो 43314 आ रही हैं। क्या चीज़? चेक करो भाई, चेक करो। बैलेंस सी डी 5520। बैलेंस सी डी, सॉरी सॉरी, बैलेंस सी डी 5520 है। मैंने बोला ये लिख दिया ये। बैलेंस सी डी ना इसकी यूज़र 5520 है। चेक कर लो, यही आएगी, ये सही है। हुज़ैफा चेक करो। जी सर सही है। ठीक हो गया। अब चलें सर आगे बढ़ें। क्वेश्चन में देखें आगे नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है इसकी। सर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सर आपको इसके अंदर दो कॉलम्स ड्रॉ करने चाहिए। हमने यहाँ पे दो, इसके अंदर दो कॉलम्स जो हैं वो ड्रॉ करने के लिए लाइन ड्रॉ की, और दो कॉलम सर इसमें यहाँ पे यूँ ड्रॉ हो जाएंगे। सर मैंने यहाँ के अब यहाँ से स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेंगे सर। सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे इसके अंदर सेल्स। तो मैंने सर यहाँ के लिखा सर, सबसे पहले मेरे पास एक कॉलम यहाँ ड्रॉ होगा, दूसरा कॉलम सर मेरे पास यहाँ ड्रॉ होगा। हम सबसे पहले इसके अंदर आके लिखेंगे सेल्स। सेल्स क्योंकि टोटल की टोटल जो है वो कैश पर है, तो आपको सर बेसिकली इस वक्त एक अकाउंट और बनाना चाहिए। वो बनाना चाहिए किसका? कैश अकाउंट का। सर कैश अकाउंट कहाँ बना लें? कैश अकाउंट यहाँ बना लेता हूँ मैं, अभी फिलहाल मैं यहाँ बना रहा हूँ। सर कैश अकाउंट मैंने यहाँ बनाया, मैंने यहाँ लिखा आके सर इसके अंदर कैश अकाउंट बनाते हैं। और कैश अकाउंट की सर वैल्यू यहाँ जो आएगी, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देख कर आएगी। सर कैश का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कैश का अगर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो कैश के आपने 79,320 बैंक में जमा किए हैं। फिर उसके बाद सर आपने 2850 की ड्राइंग्स की हैं। आपने 2850 की ड्राइंग्स की हुई हैं, या आपने बैंक में जमा किया हुआ है। फिर आपने सर इसमें परचेजेस की हुई हैं, तो आपने यहाँ लिखा सर आके आपने परचेजेस की हुई हैं। परचेजेस की वैल्यू है 3172। 3172 की वैल्यू आ गई। फिर सर आपके पास 13860 की सर आपने
इसमें से वेजेस पे कर दी। सर जवाब दीजिए, आपके पास सेल्स कितने की बन गई? ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, कैश का कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। आंसर बताइएगा मुझे ज़रा इसका। सही है भाई, आंसर अशज आ रहा है 9920। 9920। सही है, 99202 आंसर आ गया। सर मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके सर इसका आंसर फिक्स किया 99202। फिर सर मैं क्या करूँगा, फिर सर मैं इसमें से लेस करूँगा। लेस करके सर मैं यहाँ लिखूंगा इसके अंदर आके कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ आएगी। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर सर हम यहाँ के वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू आएगी सर आपके पास इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री में सर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री में यहाँ आएगा सर आपके पास के अंदर परचेजेस। परचेजेस में से आप क्या माइनस करेंगे, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मैंने क्वेश्चन में पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ा है सर क्वेश्चन के अंदर कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ड्स को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और फिर सर मैं इसके अंदर गुड्स की ड्राइंग्स हुई हैं शर्स, क्वेश्चन में पढ़ा है हमने, गुड्स की ड्राइंग्स हुई हैं। गुड्स ड्रॉ कैश की ड्राइंग्स हुई हैं, गुड्स की कोई ड्राइंग्स नहीं हुई। तो कैरेज इनवर्ड्स है सर यहाँ पे। उसके अलावा सर आप यहाँ पे लिखेंगे आके इसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, अब जो आपने भी क्वेश्चन पढ़ा था उसके हिसाब से मैं ये सब वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, मैं सिर्फ यहाँ कॉपी करूंगा। तो मेरी कोई हेल्प कर दे प्लीज, अच्छा हेल्प कर दो बेटा। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। 879। 879। 8792। 8792। क्लास तो सिर्फ ऑनलाइन है, ये खोल दो ये। जल्दी 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 बेटा, जल्दी जल्दी क्लास ले रहा हूँ। आगे परचेजेस की वैल्यू पढ़ो बेटा, परचेजेस की वैल्यू क्या है? फेब मार्च 40572। 6 40572। यहाँ लिखेंगे आगे इसके अंदर 40752। आगे बढ़े सर, इसके अंदर कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू कितनी गिवन है? सर 572। अच्छा 572। 40572। उसके बाद देखिए सर कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स की वैल्यू चेक करें सर क्वेश्चन में आपके 148। पास 148 आ गई सर वैल्यू। यहाँ लिखेंगे आके 148, यहाँ हमने लिखा सर इसके अंदर आके 148। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू सर क्वेश्चन में आपके पास आएगी इन्वेंट्री की वैल्यू 114। 11434। बिल्कुल सही है सर, यहाँ लिखेंगे 11434। इसको सर इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कीजिए सर इसका। आंसर चेक करो इसका हुजैफा। 38078। 38078। सर इसको माइनस करेंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो सर आपके पास का आंसर आएगा इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट चेक कीजिए। 61124। 61124 सर आपके पास का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब सर यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आप इसमें अदर इनकम लिखेंगे अगर कोई इसमें अदर इनकम है। हुजैफा भी क्वेश्चन पढ़ा था, कोई अदर इनकम थी क्वेश्चन में? एक थी, मैं बता सकता हूँ। एक क्या थी, दो थी। एक कौन सी थी? एक Discount थी आपके पास rent। डिस्काउंट रिसीव्ड। नहीं, रेंट तो प्रीपेड या अक्रूड था। रेंट पे किया आपने, हाँ वेरी गुड सर। गेन ऑन डिस्पोजल, सर गेन ऑन डिस्पोजल भी था इसके अंदर। तो सर मैंने यहाँ लिखा कि रेंट रिसीव्ड। अब क्वेश्चन में देखते हैं रेंट रिसीव्ड कितना है। सर पीएलसीए में गए, आपके पास रेंट रिसीव्ड कितना है? 390। तो मैंने यहाँ जाके लिखा सर आपके पास वैल्यू आएगी 390। और गेन ऑन डिस्पोजल की वैल्यू सर मैंने यहाँ जाके मेंशन की। तो गेन ऑन डिस्पोजल आपके पास कितने का आएगा? सर पहली चीज़ तो ये आपने 495 रिसीव किए हैं। 495 में से जो उसकी कैरिंग वैल्यू है 800, उसको माइनस कर दीजिए। 495 माइनस 800, तो आपके पास आंसर आ गया 145। 145 का आपका गेन ऑन डिस्पोजल है। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके लिखा सर 145 का सर मेरा गेन ऑन डिस्पोजल है। सर इसका टोटल निकाल लीजिए, आंसर बताइए। 61659। 6 नहीं, इन दोनों का टोटल। टोटल कैलकुलेटर यूज करूँ? 535। टोटल क्या आ रहा था आशा, फिर से बताना। 61659। 61659। सर यहाँ लिखेंगे 61659। उसके बाद सर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से सर लेस करेंगे। लेस करके सर आप इसके अंदर एक्सपेंसेस लिखेंगे। अब एक्सपेंसेस की वैल्यूज कैसे लेते हैं सर? एक्सपेंसेस की वैल्यूज लेंगे, आप पेमेंट साइड पर जाएंगे। सबसे पहले पेमेंट में से आप सबसे पहले यहाँ से एक्सपेंसेस को पिकअप करना शुरू करेंगे। पहले कौन सा आएगा? बैंक लोन इंटरेस्ट। अब बैंक लोन इंटरेस्ट, आपने बैंक लोन लिया हुआ कब है, जो कि रीपेबल है 2028 में, इसका 10% मिला के बनता है 840। तो आपने कितना पे किया हुआ है? आपने अभी सिर्फ पे किया हुआ है 630। तो इसका मतलब है आप तो 840 लिखेंगे इसमें।
तो आप यहाँ लिखेंगे आके क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और यहाँ के आप सबसे पहले इसमें मेंशन करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस आप यहाँ लिखेंगे आके 840, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। फिर आप जाएंगे सर क्वेश्चन में जाके आपने सेकंड पार्ट में देखना है कैरेज इनवर्ड्स हो चुका, ड्राइंग्स हो चुका, जनरल एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है। जनरल एक्सपेंसेस ओपनिंग में पेबल है, पेबल का मतलब ओपनिंग पेबल को करते क्या है, माइनस। तो आपके पास कितना है जनरल एक्सपेंस, आपके पास जनरल एक्सपेंस है सर 444410, और ओपनिंग कितना है, ओपनिंग आपके पास है सर 183, 183 को आप कर देंगे माइनस, और क्लोजिंग में आपके पास भी गिवन है, क्लोजिंग में आपके पास जनरल एक्सपेंसेस प्रीपेड है, इसको भी कर देंगे माइनस 770 को 34, तो जनरल एक्सपेंसेस आपके सर आ गए कितने, जनरल एक्सपेंसेस 3457, सही है, ठीक हो गया सर। जनरल एक्सपेंसेस आपने निकाल लिए सर। जनरल एक्सपेंसेस के बाद अब क्वेश्चन में जाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस के बाद क्वेश्चन में रेंट गिवन है, रेंट है सर 8380। अब 8380 कैलकुलेटर पे लिख लें, शुरू में ये प्रीपेड है, क्या करेंगे प्लस, शुरू का प्रीपेड है, ओपनिंग प्रीपेड है 320 प्लस, जब क्लोजिंग में आए तो रेंट आपका अक्रूड हो गया, फिर प्लस, होशियार एग्जामिनर आपको घुमाएगा, दोनों प्लस 9210 सर। ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए बन गया सर रेंट, क्या रेंट एक्सपेंस, सही है हुजैफा बेटा। मैंने रेंट को ना एक्सपेंस इसलिए लिया है क्योंकि पेमेंट में रिसिप्ट में होता तो इनकम ट्रीट करता। हुजैफा बात समझ आई, बोलो। जी सर। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं सर। इसके अंदर से रेंट निकाल लिया मैंने, अब मैं क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा। ड्राइंग्स परचेजेस, ये मेरी कैश की वो सारी वो है। वेजेस है इसके अंदर 13860, तो सर मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के लिखा सर वेजेस 13860, 13860, ये सर मेरी इसके अंदर से आ गई वेजेस। अब मुझे निकालना है सर इसके अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अच्छा सही है सब कुछ, डेप्रीसिएशन निकालेंगे। यस सर। डेप्रीसिएशन में आपके पास 2080 आएगा, 2080 आपकी ओपनिंग वैल्यू है। आपने कोई इक्विपमेंट परचेज किया, यस, तो कैलकुलेटर खोलिए, लिखिए 20800, ये ओपनिंग आ गया आपका, प्लस एडिशन कितने की हो रही है, प्लस एडिशन हो रही है 3200 की। अब डिस्पोज कितने का किया, ये डिस्पोज नहीं है, ये तो पैसे मिले हैं आपको। जो चीज मैंने डिस्पोज की है वो है 800 की, 800 इसमें से कर दे माइनस, और माइनस कर दें इसमें से 19,500, 3700। तो डेप्रीसिएशन आपका कितने का बन गया सर, डेप्रीसिएशन बन गया आपका 3700। क्या किया है मैंने, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस सोल्ड ऑफ, मगर सबका सब किसके ऊपर, नेट बुक वैल्यू के ऊपर। तो ये आंसर आया सर। इन सबको प्लस कर लीजिए, आंसर बताइए इसका क्या आंसर बन रहा है। अक्रूड ओपनिंग को माइनस और अक्रूड क्लोजिंग को प्लस नहीं करेंगे, किया है, यही किया है। अक्रूड के क्लोजिंग को प्लस किया है भाई, और शुरू में वो अक्रूड नहीं है ना, एक मिनट, और रेंट ये रिसीवल में प्रीपेड है। क्या आंसर आ रहा है, 31567, दुआ 31567 या 31067 31067 आ रहे हैं सबका आंसर, तो 31067 3457। सही है सर। अब इसका प्रॉफिट निकाल लीजिए जल्दी से। थर्टी फाइव 30592 30592 सर इसका प्रॉफिट आ गया सर आपके पास। अब चलें सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर आपके पास रेवेन्यू की वर्किंग यहाँ कीजिए। अब रेवेन्यू तो निकला हुआ ही है यार, उसकी वर्किंग क्या करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स की यहाँ कीजिएगा जो मैंने ऊपर की है सारी। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे सर, यहाँ पे मैंने सोल ट्रेडर की स्टेटमेंट सॉल्व कर दी पूरी। सर क्या एग्जामिनर मुझसे बोल रहा है कि मुझे इन बॉक्सेस में सब कुछ सॉल्व करना है, आप इन बॉक्सेस में सॉल्व करके ऊपर वैल्यूज रख दीजिए। लेकिन चूंकि ये सोल ट्रेडर है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई कुछ नहीं मना कर रहा हूँ। लेकिन अगर ये लिमिटेड कंपनी होता तो मुझे नीचे ही सॉल्व करके सारी फिगर्स को ऊपर लाना होता। अच्छा बात समझ में आई। यहाँ लिखा है वर्किंग्स,
तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स Yes. यहाँ सॉल्व, तो आपकी मर्जी है क्योंकि सोल ट्रेडर है, आप सब कुछ ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। लिखा है एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ रेलेवेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हाउ ड्राइंग्स आर ट्रीटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। सर ड्राइंग्स को आप एक्सपेंस क्यों नहीं ट्रीट करते, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। सर कॉन्सेप्ट कौन सा होता है शायद, ये बिजनेस, Business entity. वेरी गुड सर, इसका कॉन्सेप्ट का नाम होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटीज, ओनर एंड बिजनेस are two separate legal entities and we do accounting for business, और हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं। State two reason why Hossam may have chosen not to maintain full accounting records. उसने डबल एंट्री सिस्टम को आज तक क्यों नहीं फॉलो किया, कोई वजह? He might not be having what? Expertise need. हाँ, he Time might consuming. not be having the expertise, not And be expense. having expertise, और Expense. हाँ, और हुजैफा तुम बोलो। टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। हाँ, he might not be having sufficient time to maintain records, और सर कॉस्टली भी होता है, अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, ये भी वजह थी उसने नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं सर, लिखा Hossam has now been decided that he will not he need to maintain more detailed accounting records. He is considering using computerized accounting system. कह रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पे अगर मैं डाइवर्ट कर जाऊं तो क्या अच्छा फायदा क्या नुकसान होगा। एडवाइस Hossam whether or not he should use computer accounting। बेटा तुम लोग की जनरेशन भी अगर ये आंसर ना लिख पाए ना तो क़यामत के दिन ना तुम लोगों को ना गोल गोल घुमा के फरिश्ता फेंक देगा कहीं दूर मार्स में। मतलब कंप्यूटर की दौर में पैदा हुए हुए बच्चे कंप्यूटर का जवाब ना लिख पाए तो इसका मतलब है आप दुनिया में सिवाय, उर्दू में बोल रहा हूँ, माठे होने के कुछ भी नहीं है। सॉरी, याद रहेगी आपको ये रिकॉर्डिंग में। मतलब कुछ चीज़ें तो मेरी जनरेशन की है ना, मुझे पता है कैसे लिखनी है। ये तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, बेटा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के फायदे होते हैं कुछ। क्या फ़ायदा होता है? इट मस्ट बी क्विक। सर उसके अंदर faster. क्या होगा, हाँ बिल्कुल सर, उसमें स्पीडी वर्क हो जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कम हो जाएंगे, डुप्लीकेशन जो होगी ना वो Frauds and errors. वेरी गुड, फ्रॉड्स एंड एरर्स जो हैं वो क्विकली आइडेंटिफाई भी हो जाएंगे और होंगे भी कम, फ्रॉड्स एंड एरर्स कम हो जाएंगे। मैं ये सारी बातें लिख रहा हूँ, ये एक एक पॉइंट है पूरा वैलिड, ये सब मैंने लिखा है। और बेटा कॉपी पेस्ट सर मोर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। हाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा आराम से सर, ट्रेवल हो जाएगा आराम से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रेवलिंग इजी हो जाएगी, और इनक्रिप्टेड रहेगा, वो सब आप करेंगे, और मोर एक्यूरेसी। और बोले मैं आपको बताऊं, टाइम सेव हो गया, क्विक हो गया, स्पीडी हो गया, डुप्लीकेशन, एक्सेस नहीं बोलोगे, दुनिया भर में यही तो करते हो बैठ के। एक्सेस इज व्हाट इज इजी, दुनिया में कहीं से बैठ के भी एक्सेस कर सकते हैं आप अपनी बुक्स को, अगर आपका नेटवर्क जो है वो आप इंटरनेट पे मौजूद है। और बोले इसमें शेयर होल्डर्स नहीं है बेटा, ये उनकी है, ये सोल टेंडर की बात हो रही है, इसमें शेयर होल्डर्स कहाँ से आ गया। आगे बताओ, अब बताओ सर, मैं बताऊं आपको, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्टली, फिर क्या लिखेंगे सर, पासवर्ड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, वेरी गुड सर, पासवर्ड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगी, इक्विपमेंट चाहिए होगा प्रॉपर, पासवर्ड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होगी, फिर सर मैल फंक्शन कर सकता है आपका सॉफ्टवेयर अगर आपका, हाँ बिल्कुल हैकिंग का डर है सर। और बोलें सर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, फिर आप ये लिख सकते हैं हैक हो गया तो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। और बोलें सर कंटिन्यूस बेसिस पे इंप्रूवमेंट चाहिए होती है, सर क्या मतलब, कंटिन्यूस मेंटेनेंस चाहिए होती है, इक्विपमेंट लगाएंगे तो क्या उसकी मेंटेनेंस अपग्रेडेशन नहीं करेंगे तो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। और आखिरी बता दें डिसएडवांटेज, बस छोड़ दूंगा, कोई और? ट्रेनिंग कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो सकती है। हाँ वेरी गुड सर, ट्रेनिंग कॉस्ट, करने के लिए। एम्प्लॉय को ट्रेन करेंगे तो ट्रेनिंग कॉस्ट लगेगी, और बार बार भी ट्रेन करेंगे, अपडेशन आएगी उसके अंदर, उसको इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, ये सब काम आपका होगा सर। लेकिन फिर भी आप मुझे हावेवर करके बताइए, इज इट गुड और बैड टू हैव कंप्यूटर? अब क्या दुनिया में बगैर कंप्यूटर के कुछ हो सकता है? नहीं। सो इसका No. मतलब है सर इम्प्लीमेंट, एआई भी है सर, अब तो एआई आ रहा है, आप ये कहेंगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज लाइक मोर नेसेसरी इन दिस वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा है
सर 7 मार्क्स का सवाल था। अब सर कोई बच्चा ये जरूर पूछेगा 7 मार्क्स का सवाल में आपको क्या पता करना है। मैं बताऊं आपको क्या क्या करना है। आपने एक दफा तो इसका प्रॉफिट देखा, सर प्रॉफिट भी अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है इसके पास। अगर इसके पास प्रॉफिट अच्छा है तो ये मेंटेन कर सकता है इसको, सही है, खरीद भी सकता है। टाइम कंज्यूमिंग होगा, मगर ये है कि बाद में लॉन्ग रन में फ्रूटफुल हो जाएगा। फिर सर आप इसको ये भी बताएंगे कॉस्टली होता है, प्रोटेक्शन लगती है, लेकिन सर आप इंटरनेट पे डालें ही नहीं अपना डेटा, आप डेटा अपना इंटरनल नेटवर्क पे रखें, उससे आपकी जान छूट जाएगी। तो 7 मार्क्स का एंटीवायरस डाउनलोड करके रखें, फायरवॉल्स लगाएं, एक्सेस ना हो लोगों का, आप आपके लिए बिल्कुल ऐसा है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिजनेस हैज अ ईयर एंड ऑफ 31 दिसंबर। ऑन 1 जनवरी 2025 द बिजनेस ओन 3 व्हीकल्स। ए जो है वो 30,000 की है, 24,000 की है, 33,000 की है। खुदा के लिए हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं, आज तो सीखो। ओ भाई वो डेट्स गिवन है, जब से खरीदी है मशीन सब कुछ गिवन है, तो इसमें तो मैं टेबल बनाऊंगा ना। मैंने पढ़ लिया तो मैं बीच में से नहीं गिवन है डेटा। फिर लिखा है व्हीकल्स आर डेप्रिशिएटेड 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस स्ट्रेट लाइन मेथड। द पॉलिसी इज टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मंथ बाय मंथ इन द ईयर ऑफ परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल। मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पेपर में ना डेप्रिसिएशन का सवाल मुझे लग रहा है इसी पॉलिसी के साथ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आएगा, मुझे लग रहा है। मेरी बात को आप गारंटी मत लें, मैं बाबा फौका नहीं हूँ और ना मैं पेपर लीक कर रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पेपर में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मंथली पॉलिसी इस तरह आएगी कि जिस साल खरीदेंगे उस साल मंथली करेंगे, और जिस साल बेचेंगे उस साल कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। ये पॉलिसी मुझे आपके पास लग रही है। सर कैलकुलेट द टोटल कैरिंग वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2025। बेटा कोई रॉकेट साइंस मसला नहीं है। आपने यहाँ लिखना है कि मशीन ए, आपने यहाँ लिखना है कि मशीन बी, यहाँ लिखना है आपके यहाँ के मशीन सी, और सबसे आखिर में आपने क्या लिखना है सर, इसका टोटल। ये छोटे छोटे टेबल्स हैं, आप बना लेंगे, आपका काम जिंदगी आसान हो जाएगी। सर सबसे पहले क्या करें, कैलकुलेटर खोलें, कैलकुलेटर के अंदर सर पहले साल को, महीने को, दिनों को डिवाइड करते जाइए और इसका आंसर लेते जाइए। पहला साल आपका कौन सा आएगा, आपने खरीदा है 2023 में, तो पहला साल आपका कब है, 2023। फिर कौन सा साल है आपका 2024, और फिर कौन सा साल है आपका 2025। तो ये है आपका 2025। ये अभी आपको फिलहाल नहीं चाहिए, अभी तो आपको सिर्फ कब तक के लिए चाहिए, अभी तो आपको सिर्फ 2024 31 दिसंबर तक के लिए चाहिए। ए का क्या है, ए की कॉस्ट कितनी है 30,000, 30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20% से, जनवरी 1 को खरीदा है, क्या आंसर आया। पहले साल का अगर 6,000 तो अगले साल का भी 6,000, सही है। मशीन बी आपने कब खरीदी है 2024 में, लेकिन जुलाई 1 को आधे साल की डेप्रिसिएशन कर दीजिए 10%, क्या आंसर आ रहा है 2400। 2400। फिर अगले साल का आंसर क्या आ रहा है, अगले साल की जरूरत नहीं है सर, बोलो ना जरूरत नहीं है, 25 की जरूरत थोड़ी है। हाँ उसकी लगेगी, सी की, सी का आंसर निकालिए, 33,000 इंटू 20% इंटू 5/12, 2750। 2750। सर पहले साल का टोटल कर लिया तो 6,000 बन गया, दूसरे साल का टोटल कर लिया तो 2750 बन गया, दोनों को ऐड कर लिया तो कैरिंग वैल्यू निकल आएगी। सर मैंने लिखा सर यहाँ पे आगे क्या कॉस्ट, करो 11,100। अब रुक जाना, अब सर इसका मतलब है कैसे निकलेगी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू निकलेगी सर आप 30,000, 24,000 और 33,000 को प्लस कर लीजिए। 87,000, 87,000 में से अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 17,150, और इसका आंसर निकाल लीजिए सर आप। 69, 69,850। 69,800, 69,850। सही है सर, आंसर 69,850। सही है। 669,850, Yes. क्या चीज 17,150 है, 750, 17,150, अब सही है, सही है सर। आगे बढ़े सर, क्वेश्चन में लिखा ऑन September 1st 2025 डी व्हीकल कॉस्ट 35,000 वॉज एक्वायर्ड, और व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट बनाना है आपको, ठीक है, कोई मसले की बात ही नहीं है सर, व्हीकल की कॉस्ट का अकाउंट बनाना है, ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। हाँ लेकिन क्या है सिचुएशन, बेटा डेट दे दी उसने, डेट डालनी इंपॉर्टेंट है, जब डेट दे दी उसने तो डेट आएगी, डेट क्या आएगी, पहले आएगा आपके पास 2025, फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे सर आप आगे 2025, फिर आप यहाँ से लिखेंगे आगे जनवरी 1, जनवरी 1 को अभी अभी आपने मुझे बैलेंस बताया सर, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 60, नहीं नहीं, ब्रॉट डाउन है 87, ये है इसका कॉस्ट का अकाउंट बना रहे ना 87,000। सर अब आपने अब पढ़े ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है
कॉस्ट 32 एक व्हीकल डी है जो आपने बाई किया 35,000 की, वॉज एक्वायर्ड. व्हीकल ए वॉज गिवन इन पार्ट एक्सचेंज एंड द बैलेंस वॉज सेटल्ड बाय द बैंक ट्रांसफर ऑफ 18,200. सही हो गया. अब जरा मेरी बात को सुने सर. ये कह रहा है 35,000 वाली चीज है. 35,000 वाली चीज में से पुरानी चीज आपने कितने की थी वो आप ऐसे पता कर सकते हैं. अगर 18,200 को इसमें से क्या कर दें माइनस, 16,800 की आपने क्या कर दी है, 16,800 की आपने मशीनरी उठा के दे दी है. अब वो कितने की थी, क्या कहानी थी, वो बाद में देखेंगे. अब आ जाते हैं सर यहाँ देखें. सबसे पहले तो मैंने बैंक से पेमेंट कितने की सर. बैंक से जब मैंने पेमेंट की तो वो डेट क्या है सर. डेट है मेरी 1 सितंबर. तो मैंने यहाँ के लिखा सर सितंबर 1 को मैंने यहाँ से बैंक से पेमेंट की. और कितनी पेमेंट कर दी सर मैंने, 18,200. मैंने यहाँ लिखा कि 18,200 मैंने पे कर दिया. फिर सर मैंने क्या किया, मैंने सर डिस्पोजल यहाँ लिखा, क्यों, ये एक्सचेंज है. एक्सचेंज कितने का कर रहा हूँ मैं सर, 16,800. मैंने यहाँ लिखा 16,800 का मैंने एक्सचेंज कर दिया. दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, 35,000 बन गया वो 35,000. अब मैंने यहाँ कहा सर सितंबर की 1 तारीख को मैंने एक एसेट बेचा है जिसको मैंने डिस्पोज किया. उसकी असल कॉस्ट कितनी थी, व्हीकल ए की असल कॉस्ट थी 30,000. तो मैंने यहाँ लिखा कि सर इसके अंदर 30,000 को मैंने इसमें से माइनस कर दिया. तो सर फाइनली आपके पास यहाँ पे दिसंबर की 31 को इसका क्या बन जाएगा, बैलेंस CD आ जाएगा. सर बैलेंस CD निकाल लीजिए. 92,000. 92,000 सर इसका आंसर आ गया. सर मैंने यहाँ पे इसको फुटर मार्क किया. सर फुटर मार्क करने के बाद आपने एग्जाम में लाजमी 2026 करके जनवरी 1 करके आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के इसको पूरा करके 92,000 यहाँ दिखाना है. वरना हाँ भाई दिखाना है, मुझे नहीं पता मार्क्स कितने, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें इसके मार्क्स थे, क्योंकि जितनी लाइन सर अगर गिवन थी जगह उस ना हो हिसाब से. फिर नहीं तब भी नीचे कर दो भाई, तुम अपने मार्क्स बचाओ. नहीं करे तुम डाल दो भाई, तुम अपना काम पूरा करके हटो. हो सकता था वो ये चाह रहा होता कि आप डेट यहाँ डालते घुसा के और नीचे आंसर लिखते, क्या पता, किसी को भी नहीं पता भाई. तुम लिख दो. अब सर यहाँ लिखा है. वैसे तो देखो प्रिकॉशन क्या है, प्रिकॉशन है कॉस्ट का अकाउंट, वो कंप्लीट है. और मांग भी किस साल के लिए रहा है, 31 दिसंबर 2025, तो वो भी कंप्लीट है. वो ये मांग ही नहीं रहा, ये कह ही नहीं रहा कि इसको कैरी करके ब्रॉड डाउन करो. तो मांगी 31 दिसंबर के लिए रहा है. मैं फिर भी ऐसा, हाँ कभी है कभी नहीं है. सर लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्पोजल ऑफ व्हीकल. अब सुने सर 30,000 की क्या है व्हीकल की कॉस्ट, उस पे आज तक का उसका डेप्रीसिएशन कितना चार्ज है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए. 18,000. 6,000 प्लस करेंगे कितना, 12,000 है ना सर. जिस साल बेचेंगे उस साल Sorry, sir, नो वो netbook डेप्रीसिएशन value. विल बी चार्ज. हाँ बोलो बोलो अशोक बोलो. वो नेटबुक वैल्यू थी 18,000. हाँ अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर से क्या किया, 12,000 माइनस किया, तो इसकी नेटबुक वैल्यू कितनी आ गई, 18,000. इसको मैं अपनी जुबान में बोलता हूँ बेटा, कॉस्ट माइनस क्या, कॉस्ट माइनस PFD इक्वल्स टू क्या, नेट बुक वैल्यू. अब सर क्या करें, अब लिखें सर सेल प्रोसीड. सेल प्रोसीड में से माइनस क्या कर दें, नेट बुक वैल्यू. तो आपको क्या मिल जाएगा सर, प्रॉफिट या लॉस. सेल्स प्रोसीड कितने की है, 18,000 नहीं 16,800. 16,000. 16,800 और नेट बुक वैल्यू कितनी है सर, 18,000. 18. तो सर आपको लॉस हो गया कितने का, 1800, 1200, 1200, 1200. अच्छा 1200 ना, Yes. 1200 का लॉस हो गया भाई. पीयूष आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत दिनों से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी. खैरियत है, सब सही है. आगे बढ़े सर. सर क्वेश्चन में लिखा एक्सप्लेन टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर अप्लाइड व्हेन नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड. बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, एसेट शुड नेवर बी ओवरस्टेटेड एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड. दूसरा Consistency. कह सकते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी, मगर मैचिंग होना प्रिंसिपल था. अप्लाई करो. मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, रेवेन्यू ऑफ द ईयर शुड मैच. आप उल्टा बोलना क्योंकि डेप्रिसिएशन का टॉपिक है ना, आप एक्सपेंस को पहले बोलना. एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट. ये जरूर लिखना है क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है. अगर आपने नॉन कैश एक्सपेंस की कहानी पूरी नहीं सुनाई वो आपके मार्क्स काट सकता है. आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में. सर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ NPLC एट 31 जनवरी 2025 इंक्लूडेड द फॉलोइंग. इक्विटी आपके पास है 6,60,000 की, 0.25 के हिसाब से. सर डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए, जल्दी कीजिए. 26440. 26440. उसके बाद सर शेयर प्रीमियम आ गया, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व आ गया, फिर आपके पास रिटेन अर्निंग आ गई. रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,10,000 है, रिटेन अर्निंग आपके पास 3. पोर्टल खोलो और देखो.
अब तो दुनिया बेटा कुछ नहीं कर सकती, अब ये गड्ढा हो गया बेटा, इसके अंदर गिर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद तो अगले के बाद क्लास है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, पोर्टल खोलो और उसको पढ़ लो, राइट इशू, शेयर इशू और बोनस इशू को। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025 द फॉलोइंग टुक प्लेस। प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया आपने 740 से 880 का। सर कितने का डिफरेंस है? सर डिफरेंस आपका आ रहा है 1,40,000 का, और आपके पास रिजर्व सिर्फ मौजूद है 1,10 का। तो पहले आप 1,10 माइनस करेंगे, उसके बाद आप 30,000 रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे। फिर रिमेंबर, याद है ना, पास पेपर में कराया है मैंने। उसके बाद क्वेश्चन में आगे देखें, बोनस इशू ऑफ 3 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 5 शेयर्स हेल्ड ऑन दिस डेट। 1 जुलाई को ऐसा हुआ है, लेकिन अब सुने 1 जनवरी का डेटा है और 1 जुलाई को ये हुआ है। इसका मतलब है कि आपने जो 26,40,000 के शेयर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन कितने के साथ? 5 के साथ। आंसर निकाल लीजिए। 1584,000 1584 000 15,84,000। सर ये हो गए आपके नए मजीद शेयर इशू। अब ये कौन से शेयर्स हैं? ये बोनस है, बोनस होते ही पार वैल्यू पे हैं, तो इन शेयर्स को आप मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो बोनस शेयर वाला इस पे रूल अप्लाई होगा। डिविडेंड आपने इशू किया 0.02 पर शेयर वॉज पेड ऑन ऑल शेयर, करके जाना, ये पेपर में आएगा, मैं गारंटी कर रहा हूँ ये पेपर में आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, ये करके जाओ। नहीं 20-15 मार्क्स का आएगा, आएगा ये कुछ भी करोगे ये आएगा पेपर में, इसको पढ़ के जाना। अ डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर वाज पेड ऑन ऑल शेयर्स इशू इन दिस डेट। इसी डेट को आपने जो है ना वो डिविडेंड दे दिया। और ऑल शेयर्स, तो पहले के शेयर्स कितने के थे? 26,40,000 प्लस इसके अंदर आपने कितने कर दिए? 15,84,000। इन दोनों को आपने प्लस किया, टोटल बताना कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन गए? ये 42 लाख 422,400 422 400 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ये डिविडेंड है, निकाल लीजिए। 84480। 84480। सर इतने का आपने डिविडेंड दे दिया। उसके बाद राइट इशू किया आपने 1 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। अब आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 422,400 मल्टीप्लाई बाय, आप उसको करेंगे 1 for 3, 1 डिवाइडेड बाय 3। आंसर निकालिए इसका। 14 लाख ऐसे 14,08,000। सर 14,08,000 सर इसका आंसर आ गया। और इशू किया आपने 0.35 पे, तो इसका मतलब है 0.1 का आपके पास प्रीमियम आएगा, 0.25 आपके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर चले जाएंगे। अब ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आपको जो जो बातें बोलता जाएगा यार वो बात मैं इसके अंदर मेंशन करता चला जाता हूँ। जो जो चीज़ें थी वो तो उसने ओपनिंग में लिख दी। क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है? यस सर, 92,500 आपका प्रॉफिट गिवन है। बच्चों वाला पेपर है ये, फेब मार्च का, मुफ्त में पेपर दे दिया है, मार्क्स भी फ्री में दे दिए बच्चे को। प्रॉफिट फॉर द ईयर, सर यहाँ आ गया आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। और सर इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 92। प्रॉफिट लास्ट में नहीं आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में कभी भी लिख दो, यहाँ डेट तो डालनी नहीं है ना। सही है हुज़ैफा? जरूरी नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आगे देखें, आगे बढ़ें। हाँ, अब आ जाता हूँ मैं स्टेटमेंट में। अप्रैल 1 को रीवैल्यू किया आपने, तो मैंने किया सर रीवैल्यूएशन के बजाय मैंने इसको लिख दिया डीवैल्यूएशन। मैंने लिख दिया अपनी मर्जी से डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन में मैंने क्या किया? रीवैल्यू नहीं हुआ ना, डीवैल्यू हुआ, वो कम हो गया वो। तो इसका मतलब है सर रीवैल्यूएशन रिजर्व से आपने कितनी वैल्यू माइनस की? 1,10,000। और 30,000 मजीद आपने किस में से माइनस किया सर? रिटेन अर्निंग में से। तो सर बाकी का आपका टोटल कितना माइनस हो गया सर? टोटल सब्ट्रैक्ट हो गया आपकी इक्विटी के अंदर से 1,40,000। अच्छा सही है। Yes. उसके बाद बढ़े आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है बोनस शेयर इशू किया है आपने, तो बोनस शेयर जो आपने इशू किए हैं वो किए कितने के? 15,84,000। कैलकुलेटर पे लिखिए 15,84,000 मल्टीप्लाई कीजिए, 396,000 हाँ मल्टीप्लाई कीजिए 0.25 से, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 0.25 है। क्या आंसर बन रहा है? 3,96,000। अब प्रीमियम में आपके पास इतना अमाउंट मौजूद नहीं है, सही है। प्रीमियम में कितना मौजूद है? 175,000 ये मौजूद है। माइनस कर दीजिए ये अमाउंट इसमें से, क्या बचा? 221,000। ये आप रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे, तो अगर रिटेन अर्निंग से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जाके फिर जाके वहां जाके ऐड होगी। आ रही है बात समझ में? कहाँ ऐड होगी? 396,000। सर इसको मैं क्या बोलूं? बोनस शेयर इशू। तो ये आपने बोनस शेयर इशू कर लिया। उसके बाद मैंने सर डिविडेंड की वैल्यू निकाली हुई थी। डिविडेंड मैंने निकाला हुआ था सर 84,480। तो मैं सर यहाँ लिखूंगा आके 84,000
84,480, तो 84,480 मैंने यहाँ लिखा, दोनों तरफ से मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस। तो ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया सर इस क्वेश्चन का डिविडेंड। सर डिविडेंड की वैल्यू निकालने के बाद मैंने लिखा राइट इशू किया है मैंने, इतने शेयर हैं, कैलकुलेटर पे लिखिए 1,408,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 352 352,000। सेम शेयर दोबारा लिखो, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब प्रीमियम है 14800 148,000। अब सर मैंने यहाँ लिखा, ये आपके लिए क्या बन गया, सर 14800 140,800। चाहिए उसके बाद ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए बन गया सर राइट इशू। सर राइट इशू कर दीजिए, और सर यहाँ दोनों को प्लस करके, दोनों को प्लस करने के बजाय ज़्यादा अच्छा काम क्या कीजिए, 14,08,000 140,800। अगर इसको आप 0.25 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, शेयर कैपिटल। 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, प्रीमियम। अब दोनों को मिला के मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.35। 492,800 बिल्कुल सही है सर। सर इसका आंसर आ गया 492,800। सर ये आंसर आ गया इसका। अब सर इन सारी वैल्यूज को प्लस करते चले जाइए, आपने इन सब वैल्यूज को प्लस करते जाना है हर कॉलम को। 748,000 पहले वाले का 748,000 740 कैसे आ सकता है 748, 14,08,000। अच्छा सही है, अच्छा सही है, दुआ सही है। यस सर लास्ट आंसर 794,980। सर ये आंसर आ गया, बाकी आप टोटल खुद कर लीजिएगा। सर क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन ये आगे बोल रहा है, कंपनी एक्सप्लेन कीजिए कंपनी के लिए 2 एडवांटेजेस कंपनी मेकिंग द राइट इशू ऑफ शेयर्स रादर देन न्यू शेयर इशू। सर सर लेस कॉस्टली हाँ बिल्कुल सर, राइट शेयर इशू आप बोलेंगे सर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के को अगर होता है, शेयर होल्डर्स को होता है, इससे इससे सर आपकी जो प्रिलिमिनरी कॉस्ट होती है, मार्केटिंग कॉस्ट होती है, इशुएंस की लीगल कॉस्ट होती है, वो कम होती है। तो आपकी जो लीगल कॉस्ट होती है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है, तो उसकी लीगल कॉस्ट क्या होती है, कम। आ रही है बात समझ में। दूसरा फायदा राइट शेयर इशू का, सर एग्जिस्टिंग ओनर्स की जो परसेंटेज ऑफ इक्विटी होती है मेंटेन रहती है हाँ, और ओनरशिप डाइल्यूशन कम होती है, ज्यादा होती है, ओनरशिप डाइल्यूशन कम होती है। कम हो तो ओनरशिप डाइल्यूशन आपकी कम होती है, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी होती है वो उनके हाथ में रहती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की जो इक्विटी है वो सर इन द हैंड्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहती है। मैं नहीं लिख रहा, ये आपने खुद लिखना है, बहुत दफा लिखवा चुका पास पेपर में। सर लिखा है डायरेक्टर्स आर कंसिडरिंग क्रिएटिंग जनरल रिजर्व्स, एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई क्रिएटिंग अ जनरल रिजर्व्स। क्या दो बता दें, एक भी नहीं, 2 रीजन बता दें। जनरल रिजर्व्स क्यों बनाते हैं, ताकि फ्यूचर में, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस वेरी गुड सर, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए। सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं कि सर कल कला को हमें लॉस हो गया, तो बिजनेस को छोटे मोटे लॉस के बाद पैसा कौन देगा, तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को कवर करने के लिए। और एक दूसरा भी बताओ भाई, व्हाई वी क्रिएट जनरल रिजर्व्स। फ्यूचर एक्सपेंशन हाँ सर, ताकि आपके बिजनेस के हाथ में कुछ तो पैसे हों, ताकि वो कभी भी वो पैसे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल हो सके, फ्यूचर इमरजेंसी में यूज़ हो सके। थोड़े थोड़े पैसों के लिए थोड़ी शेयर इशू करने बैठ जाएंगे आप। बिजनेस के पास रिटेन अर्निंग होनी चाहिए, और रिटेन अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू रिजर्व होनी चाहिए। तो आप रिटेन अर्निंग से पैसा निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि कल उसे इस्तेमाल किया जा सके बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए। तो लिखा है 4th क्वेश्चन पे आ जाए। वी लिमिटेड मेक्स वन टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग, डिफाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वेरी गुड हुजैफा भाई, हुजैफा बताएंगे। हुजैफा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे, रेवेन्यू डिफाइन मत करना भाई, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। हुजैफा रुक क्यों गए, बोलो, डर लग रहा है मुझे तुमसे। हाँ भाई अब्दुल रहमान, मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन करूंगा कैसे। अशज, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। सर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर एडिशनल यूनिट एक और कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग
1 एडिशनल यूनिट। क्या और क्या बात बोल सकता हूँ? क्या वेरिएबल कॉस्ट बोल सकता हूँ उसको? हाँ, ये क्यों नहीं बोल रहे? सर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट, तो इसका मतलब क्या है? इसकी एग्जांपल में मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी एग्जांपल में ये लिख सकता हूँ, सर ये कौन सी कॉस्ट है? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है पर यूनिट मार्जिनल में। उसके बाद स्टेप कॉस्ट। स्टेप याद है? मैंने बताया भी था बेटा, किसी दिन भी पूछ लेगा एग्जामिनर और घूम जाएंगे आप। ये एक कुछ रेंज तक के लिए सेम होता है, फिर वो ऊपर बढ़ता है, फिर उसके बाद कुछ रेंज के लिए वो क्या हो जाता है? सेम। तो क्या लिखेंगे बोले? द कॉस्ट दैट रिमेन फिक्स फॉर अ लेवल ऑफ आउटपुट। तो लिखेंगे द कॉस्ट दैट रिमेन्स, हाँ, द कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ, हाँ, फॉर ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट। और अच्छा, कोई और डेफिनेशन इसकी बेटा? सर वो सडनली इंक्रीज हो जाती है जैसे वो एक्टिविटी एक्सीड करेंगे। हाँ, इसके आगे आप ये भी ऐड कर सकते हैं, व्हेन द लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीजेस इट जंप्स टू अ हायर पॉइंट, एक और पॉइंट पे चली जाएगी, फिर वहां फिक्स हो जाएगी, फिर आप कहेंगे एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रेंज इट विल रिमेन फिक्स ओवर देयर एज वेल। और ये बात समझ में। अब क्वेश्चन में देखें क्या लिखा है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द करंट प्रोडक्शन। आपको करंट प्रोडक्शन के ऊपर रहते हुए ये बात एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग प्राइस 84 है, डायरेक्ट मटेरियल 3 kg एट 8 है। सिंपल है सर, 3 को मल्टीप्लाई कर दें आप 8 से, आंसर निकालें इसका। 3 8 जा 24, ये यूनिट हो गया। 4 आवर्स, हाँ हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। 4 इंटू 12 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 48। 12 4 24, हाँ डबल। सर यूनिट्स मेड एंड सोल्ड पर मंथ 36, फिक्स कॉस्ट इसकी इतनी है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द करंट प्रॉफिट पर मंथ। करंट प्रॉफिट पर मंथ, बहुत सिंपल सी बात बताऊं, 84 में से 24 को माइनस कीजिए, 48 को माइनस कीजिए, कैलकुलेटर में कीजिए, जल्दी कीजिए, सीएम निकालिए। 12 12 मल्टीप्लाई बाय 12 3600 कीजिए, इतने यूनिट्स हो गए, माइनस 28,260 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, मैंने भी 14940। 14940 सही आंसर आ गया। दिस इज नोन एज प्रॉफिट। एक लाइन सर, 3 मार्क्स का है, बहुत है कि वर्किंग की है आपने इसकी। सर आगे बढ़े, सर लिखा हुआ है डायरेक्टर्स हैव मेड द फॉलोइंग डिसीजंस, इंक्रीज द लेबर रेट बाय 5% पर आवर। तो 5% पर आवर का मतलब है सर, आपका एक आवर का आपको जो रेट पड़ता है वो कितना पड़ता है? वो पड़ता है 12। तो आप 12 को 105% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 105%, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 आवर्स, आंसर निकाल लीजिए 50.4 से। डायरेक्ट 48 को आप 105% कर देते, करके देख लें। 48 मल्टीप्लाई बाय 105 सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। सर सेट द टारगेट प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ $18, 18,000 का आपको प्रॉफिट चाहिए। मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। Directors are aware that they will need to increase the selling price per unit as a result of these decisions. Calculate the increase in selling price per unit in order to achieve the target sales. यार टारगेट सेल्स तो कोई मसला ही नहीं है ना। टारगेट सेल्स के लिए आपको, हाँ, टारगेट सेल्स टारगेट प्रॉफिट के लिए तो सर आपको टारगेट प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है। टारगेट प्रॉफिट आपको क्या चाहिए? इन यूनिट्स। पहले तो आपको ये बताना है यूनिट्स, उसमें आपको क्या बताना है? सुने, गौर से सुने, गौर से सुने, क्वेश्चन को समझें। फिर आपको क्या लिखना है? फिक्स कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे इसके अंदर? प्रॉफिट। डिवाइड क्या कर देंगे आप उसको? क्या कर देते हैं इसको? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट का इंक्रीज मांग रहा है वो। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट का अगर वो, अब लेकिन आगे तो पढ़ो क्या लिखा है, मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। वो ये यूनिट नहीं चेंज करना चाह रहा, नहीं, वो कह रहा है मैं यूनिट नहीं चेंज करना चाह रहा। तो अगर वो यूनिट चेंज नहीं करना चाह रहा, तो यूनिट तो मैं सेम का सेम एज इट इज ले लूंगा। हुजैफा बात समझ में आई? यूनिट तो 3600 में एज इट इज ले लूंगा। हुजैफा बोलो माइक खोल के। अब यूनिट तो सेम रखना चाह रहा, उल्टा बोला उसने। उसने बोला ये काम कीजिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता। फिक्स कॉस्ट कितना है आ गया आपके पास? फिक्स कॉस्ट आपके पास आ गया 28260, यहाँ लिखा मैंने 28260। फिर उसने कहा कि सर आपको प्रॉफिट बनाना चाहिए 18,000 का। मैंने ये कहा मुझे 18,000 का प्रॉफिट बनाना चाहिए। डिवाइडेड बाय सीएम चेंज हो जाएगा। सीएम चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? चेक कर लीजिए, सीएम पर यूनिट आ जाएगा 12.85। सही है सीएम ये? यस सर।
12.85 आ गया। अब सुने, आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस, ऊपर देखो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट माइनस डायरेक्ट लेबर माइनस, तो आंसर क्या बनेगा आपका CM पर यूनिट। अब CM पर यूनिट आपने कितना निकाल लिया 12.8, लेबर अब आपकी कितने की हो गई, क्या बताया था आपने 50.2, 50.4 और डायरेक्ट मटेरियल आपने कितने का बताया हुआ था मुझे, डायरेक्ट मटेरियल आपने बनाया हुआ था 24 का, तो मैंने यहाँ लिखा आगे डायरेक्ट मटेरियल आपका कितने का आ गया सर इसके अंदर 24 का। सर जवाब दीजिए सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एंड द आंसर इज 87.25। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 87.25। मेरी बात समझ में आई, सब रिवर्स करना पड़ा, पहले CM निकाला, नई लेबर की प्राइस में ऐड किया, फिर पुरानी मटेरियल की प्राइस को माइनस किया, फिर हम सेलिंग प्राइस तक पहुंचे, घुमाया उसने, अच्छा घुमा दिया, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा घुमाया, बिल्कुल 5 मार्क्स आपको इस बात के मिल गए। अब सर आगे बढ़े, एट अनदर फैक्ट्री विच आल्सो यूजेस मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम द डिफरेंट प्रोडक्ट इज मेड द फॉलोइंग फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपके पास गिवन होती है 28, डायरेक्ट मटेरियल आपके पास गिवन होता है 9, डायरेक्ट लेबर आपके पास गिवन होता है 12, यूनिट्स आर मेड एंड सोल्ड per month 8,000, forecast fixed cost आपकी given है, factory is currently operating at full capacity, the directors have been informed that of the large increase in the direct material cost 50% unit, they are considering two options। एक ऑप्शन है आपके पास आफ्टर द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट सो दैट 20% लेस मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट, लिखा आफ्टर द डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट लेस मटेरियल, 20% प्रोडक्ट की मटेरियल के अंदर कमी आ जाएगी। फिर लिखा इंक्रीज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट 4,000 एज अ रिजल्ट ऑफ विच मंथली डिमांड should increase by 10%. Factory can operate in overtime conditions. In overtime conditions, direct labor is paid premium of 40%. फिर से पढ़ें, the directors have been informed that large increase order of direct material cost 50% per unit. In large increase in direct material cost of 50% per एक मटेरियल पर 50% बढ़ने जा रहा है डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद लिखा हुआ है सर ऑप्शन बी, ऑर्डर द ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स फ्रॉम न्यू सप्लायर, मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स, दिस सप्लायर आल्सो चार्ज इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट बट प्रिपेयर टू ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 30% फॉर मेकिंग बल्क ऑर्डर्स। वो बल्क ऑर्डर्स पे आपको 30% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में फिर से पढ़ें क्या लिखा है, यूनिट्स आपके 8,000 के हैं, फिक्स कॉस्ट आपकी 28,700 की है। ऑप्शन है, ऑप्शन बी को अब आपने एक्सरसाइज करना है। क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर द मार्जिनल कॉस्टिंग स्टेटमेंट टू शो द मंथली प्रॉफिट टू बी मेड फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट। सर मैंने लिखा आगे सबसे पहले आपको इसमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू, आप रेवेन्यू लिख दें या सेल्स लिख दें। सर मैंने लिखा रेवेन्यू चाहिए, एनीबडी, रेवेन्यू क्या आएगा सर इसका, रेवेन्यू आएगा सर इसका $28। क्या मुझे इसकी प्राइस चेंज करनी है ऑप्शन ए में, नहीं नहीं, तो 28 आ गया, 28 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मैं, मल्टीप्लाई कीजिए 28 मल्टीप्लाई बाय 8,000, सर डिमांड बढ़ी है तो कितने 2,24,000 कब, जब पुरानी कंडीशन थी। अब कंडीशन चेक करें क्या कोई डिमांड बढ़ रही है, कितनी परसेंट, तो इसका मतलब है 10% अगर डिमांड बढ़ी है तो मैं इसके टोटल का 110% निकाल लूं, ये भी कर सकता हूं। या तो मैं क्या करूं, या तो मैं सर इस 28 को मैं मल्टीप्लाई करूं 8,000 से, और 8,000 की डिमांड का असल तो यही है 110% निकाल लूं। सर आंसर बताइएगा। 246,400। 246,400 सही है भाई सब, सही हो गया अली, अली आगे। उसके बाद रेवेन्यू के बाद आप उसमें से माइनस क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं आप उसके अंदर से वेरिएबल कॉस्ट। सर वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा डीएम, डीएम पे तो वो कह रहा है 50% उसकी वैल्यू बढ़ने जा रही है। मैंने कहा ठीक है सर 50% उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, लेकिन आफ्टर द डिज़ाइन 20% लेस रिक्वायर्ड, 20% आपको कम रिक्वायर्ड है। 20% कम का मतलब बताऊँ आपको, तरीक़ेकार बताता हूँ आपको, सुने सर तरीक़ेकार ये है, डायरेक्ट मटीरियल आपको $9 का पड़ता था पहले, पहले तो इसको ले आए आप कितने परसेंट के ऊपर, 80% के ऊपर, 20% कम ना, 20% मटीरियल कम लगेगा, तो पहले इसका ये निकाल लें, क्या आंसर बन रहा है 7.2। 7. अब इस 7.2 पे वो ये कह रहा है, अब ये 7.2 का मटेरियल आपको लगेगा, लेकिन आगे लिखा हुआ है कि कहाँ पे भाई 50% पर यूनिट इसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, तो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 150%, आंसर निकालिएगा इसका 10.8। सर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 10.8, तो मैंने अली तो मेरे साथ साथ करो सर, आंसर आ गया इसका 10.8। अब 10.8 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8,800 से, ये ऊपर आ
95,040। अच्छा सही आंसर। यस डीएल पे आ जाएंगे। अब डीएल दो तरीके के हैं, नॉर्मल और प्रीमियम। तो दोनों लेबर्स को आपने अलग अलग कैलकुलेट, बिल्कुल ओवर टाइम। सर एक पे आपके पास फैक्ट्री क्या आएगा, फैक्ट्री जो है वो करंटली ऑपरेट कर रही है फुल कैपेसिटी के ऊपर, तो 8,000 इसकी फुल कैपेसिटी है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि कोई लेबर की प्राइस पे कोई चेंज आएगा नहीं, मगर लेबर आपको कितने की पड़ती है, 12। अब सर यहाँ आ जाए तो इसका मतलब है एक तो मैं नॉर्मल निकालूंगा, नॉर्मल वाली जो मैं निकालूंगा वो 12 मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा, 8,000 से। और फिर मैं क्या करूंगा, 12 इंटू क्या कर दूंगा, प्रीमियम कितने परसेंट का दे रहा हूँ, और 140%, तो 1.4 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसको मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 800 से। अब दोनों का आंसर निकालूंगा। पहले वाले का 96,000 है, 440 सर, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्या डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन निकाल लिया जाए, यस सर, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया जाए तो सर इससे 41,920। फिर सर इसमें से लेस क्या कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए सर इसके अंदर से फिक्स कॉस्ट। सर चेक करें क्वेश्चन में आपके पास फिक्स कॉस्ट क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट में भी इंक्रीज है एडवर्टाइजमेंट का 4,000, याद रखिएगा 4,000 का इंक्रीज है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 32,700 हो जाएगी। तो सर मैंने यहाँ के 32,700 इसमें से 32,700 में से मैंने माइनस किया, तो मेरा आंसर आएगा, आंसर अशोक बताना बेटा, बाकी दो आंसर बताना। 9220 9220 सर इसका आंसर आ गया, और ये मेरे लिए क्या बन गया, ये मेरे लिए बन गया सर प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऑप्शन बी पे आ जाए सर, ऑप्शन बी आपसे कह रहे हैं अब आप इसको एक्सरसाइज करें, तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा, सेल्स। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाँ, और कोई एडवर्टाइज कोई डिमांड में 10% नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं होगा, सब सेम है। तो इसका मतलब है सर आपने करना ये है, आपने 28 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 8,000 के साथ। तो 28 को 8,000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सर, 28 को 8,000 से सर मल्टीप्लाई करते हैं, 224,000, ठीक हो गया। सर इसमें से अब आप इसमें से माइनस करेंगे, लेस करेंगे आप क्या सर, डायरेक्ट मटेरियल। अब मटेरियल जो है वो 8,000 यूनिट्स के हिसाब से है, हाँ, और 30% का डिस्काउंट भी मिल रहा है बल्क पे। तो आप आपकी पुरानी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या थी, 9, मगर वो ये कह रहा है कि महंगा आपको तब भी मिलेगा, विल ऑल्सो चार्ज इंक्रीज कॉस्ट पर यूनिट। तो आपको पहले कितने का मिल रहा था, 9 का, तो 9 पर मल्टीप्लाई करूंगा ना, या कुछ और करूंगा, 9 पर या 7.5 पर, फिर से देख लो, 7.2 पर करूंगा या 9 पर भाई। अच्छा जब ये प्रॉब्लम है, फिर 9 का 150% निकालेंगे उसके ऊपर, हाँ फिर 9 का 30% क्यों, 9 का क्यों, वो जो चेंज है ना वो ऑप्शन ए में चेंज है, वो आउटसाइड है, आ रही है बात समझ में। सर यहाँ क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट क्या 5, 1.5, आंसर बताइए। 13.5 सर, 13.5 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 8,000, 108,000। लेकिन आपको बल्क डिस्काउंट पे 30% ऑफ मिलेगा, तो इसका 70% निकाल लेंगे, 75,600 सर, ये आंसर आ गया। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया 75,600, इसको आप माइनस कर देंगे, फिर आपके पास डीएल आ जाएगा। डीएल में आपको ओवर टाइम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ओवर टाइम लगाने की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए सर इसमें, 96,000 सर इसका आंसर आ जाएगा, सीएम निकाल लेंगे सर, 52,400। फिर सर फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट में कोई इंक्रीज आ रहा है शस, नो, फिक्स कॉस्ट सेम है, फिक्स कॉस्ट इज 28,700। 23 सर, छोटा मोटा डिफरेंस है या बड़ा डिफरेंस है, हाँ भाई अच्छा, छोटा सा डिफरेंस है या बड़ा सा डिफरेंस है, 9.45 कोई बता रहा है मुझे, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या चीज़, 9.45 का चेंज क्यों आएगा, कॉस्ट पर यूनिट,
मुझे नहीं समझ में आई अली तुम्हारी बात। 9.45 हो जाएगा सर। 9.45 किस हिसाब से? 7.2 के हिसाब से कह रहे हो तुम? ऑप्शन 1 में ऑल्टर डिज़ाइन हुआ, ऑप्शन 2 में तो डिज़ाइन ऑल्टर नहीं हुआ। कह रहा है ऑल द मटेरियल्स फ्रॉम द न्यू सप्लायर मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, द सप्लायर विल आल्सो चार्ज इंक्रीज कॉस्ट प्लस इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑफर टू ट्रेड डिस्काउंट मेकिंग फॉर बल्क ऑर्डर्स। ये नहीं कह रहा कि ये चेंज होगा। डीएम 9.45, डीएम 9.45 आंसर यही है ना तुम्हारा? आंसर यही है, यस नो? वैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, बात तो एक ही होगी। यस सर। सही है सर, यहाँ तक आंसर निकाल लिया, सब आंसर सेम है। अली अब बताओ ऑप्शन कौन सा चूज करना चाहिए, ए और बी? हाँ, प्रॉफिट के हिसाब से भी बी देखना चाहिए, और ए ज़रा मुश्किल है। ए में काफ़ी मुश्किलात हैं, मार्केटिंग की करनी है, रिडक्शन भी करनी है, डिज़ाइन एक्सेप्ट होगा नहीं होगा मार्केट में, कस्टमर नए डिज़ाइन को, अल्टर डिज़ाइन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल तुम्हें एग्जांपल दूं, एक बात बहुत अच्छी और बड़ी बेमिसाल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप हैरान होंगे। बेटा पुरानी वाली एक्वा दुनिया में ज़्यादा बिकी, नई एक्वा कम बिकी। उसकी वजह उसकी डिज़ाइन जो अल्टर होके आई ना, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मार्केट में उसके कंपेटिटर मौजूद थे, हालांकि पुराना डिज़ाइन पुराना ही होता है, लेकिन नया शार्प स्लीक डिज़ाइन भी लोगों ने वो नहीं किया। इसी तरह बेटा बहुत सारी, किट कैट अपने बार को चेंज क्यों नहीं करता? वो मतलब वो हद हो गई है। वो पहले 4 फिंगर से 2 फिंगर पे आए, मुझे लगता है किसी दिन 1 फिंगर पे आ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ा बढ़ा के। फेवरेट है ना मेरी किट कैट, तो इसलिए बोल रहा हूँ सर। तो इसका मतलब है सर कि ऑल्टर डिज़ाइन जो है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम है। अब सर यहाँ देखें, क्वेश्चन के अंदर आपने ये जस्टिफाई करना है, विच लिखा हुआ है ऑल द डायरेक्ट मटेरियल्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम वन सप्लायर अंडर ऑप्शन ए इन जस्ट इन टाइम मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज यूज, इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज जस्ट इन टाइम फॉर ऑप्शन बी। इसने एक नई एक चीज आपको दी, जस्ट इन टाइम की। जस्ट इन टाइम क्या होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। जब आपको जरूरत हो तब आप ऑर्डर करें, बफर स्टॉक नहीं रखना, जीरो, तो स्टोरेज कॉस्ट जीरो। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको चाहिए होगा तब आप ऑर्डर करेंगे। अच्छा, ऑप्शन बी कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज जस्ट इन टाइम फॉर ऑप्शन बी। रीजन है, वहां तो बल्क बाय करना है। जब बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने दोनों के ना पॉजिटिव नेगेटिव्स बताने हैं। हुज़ैफा लिख लेंगे ना ये आंसर, तो यार ये तो बच्चों वाली चीज है। तूबा गिव मी थम्स अप। हाँ, सब लिख सकते हैं आप ये। तूबा गिव मी थम्स अप। तूबा बात समझ में आई? उमैमा बात समझ में आई? अली बात समझ में आई? फातिमा बात समझ में आई बेटा? चलो बेटा सब लोग अब मेरी बात सुनो। बेटा पूरा साल पढ़ लिया है, पता नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया मुझे लग रहा है, थक गया हूँ मैं। अब क्या करना है अपने, अब द डाइस इज इन योर कोर्ट। भाई मेरी तरफ से जितना हो सका ना, मैंने वो आपको रिकॉर्ड करके पढ़ा पढ़ा के रोज़ कितनी कितनी पास से पास करा करा के सब आपके पास छोड़ दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। मैं आपको लास्ट मिनट टिप दे रहा हूँ, कल एक छोटी सी 1.5-2 मिनट की एक वीडियो भेज दूंगा आपको, बट द लास्ट मिनट टिप फॉर यू पीपल दोज हु आर हियर, सो दैट दे हैव द डे, उसमें पढ़ेंगे वो। बेटा सबसे पहला काम ये करो, पिछले 2-3 सालों का मार्केटिंग स्कीम उठा के एक बार ओवरव्यू करो, किस आंसर का क्या एमएस बन रहा है, ये देख के जाओगे आप। क्वेश्चन बिल्कुल टाइम पे ख़त्म करना। 80% लोगों के पेपर्स टाइम पे नहीं ख़त्म होते। 80% के आप सोच रहे हो टाइम पे ख़त्म होता है, मैं कह रहा हूँ 80% के टाइम पे ख़त्म नहीं होते। आपने उन 20% लोगों में रहना है जो टाइम पे पेपर को ख़त्म करेंगे। एक ये बात, आप पैनिक क्रिएट मत करें, अलर्ट रहिएगा। अगर आपको चाय पीने के बाद पेपर करने की आदत है तो चाय पी के जाइएगा, उसी वक्त पीजिएगा, कुछ ना कुछ साथ लेके जाइएगा, बाहर खड़े होकर पी लीजिएगा। कैफीन इनटेक अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो, जो भी आपको ना कॉफ़ी पी के जागना है, कुछ भी करना है, आपके हाथ में पानी की बोतल होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, ये सब कुछ आप कुछ करके जाएंगे सब वहाँ पे, और दुनिया की सारी मुश्किलात से आज़ाद होकर जाइएगा। अगर आपके जहन में कोई और घूमता रहेगा, यार मेरी गाड़ी बाहर पार्क सही से है नहीं है, मेरी बाइक पार्क है या सही से नहीं है, ये सब आपने जहन से निकाल के जाना है। सुकून से अपने सेंटर, अगर आपने 40 मिनट्स पहले पहुंचना है तो पहुंच जाइए, आराम से जाइए। एग्जामिनेशन हॉल में आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से, रबर आपका बिल्कुल सही प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, स्केल आपका सही होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके 2 होने चाहिए, 2 कैलकुलेटर रखेंगे आप,
दो, एक बोरो कर लें किसी से, अपने नेबर वेबर में से, किसी से, दोस्तों से, किसी खुदा के लिए किसी बोंगे अकाउंटिंग के दोस्त से मत कर लीजिएगा, वो क्या लेके जाएगा। तो दो अकाउंटिंग के आपको ना कैलकुलेटर्स रख के लेके जाने अपने साथ। कैलकुलेटर दो होने चाहिए आपके पास। एक बैठ गया, उसका सेल वीक हो गया, कहाँ से चलाओगे दूसरा बेटा, दूसरा देगा नहीं कोई। ये पूरा पेपर अकाउंटिंग का कैलकुलेटर बेस्ड है, सही है। हर दफा हर क्वेश्चन का पहले आप 4 पॉइंटर लिखेंगे। आंसर से पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आपको दिखते नहीं है, मैं 4 पॉइंटर्स लिखता हूँ फिर आंसर लिखता हूँ। तो आप किसी भी ऑप्शन को एक्सरसाइज करें, पहले 4 अच्छे, 2 बुरे 4 अच्छे पॉइंट्स लिख लें जल्दी जल्दी, गंदे गंदे, और उसका फिर आंसर लिखना शुरू करें। आप जल्दी जल्दी ये काम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल बड़ा रखिए, सुपर डुपर आपका इंशाल्लाह पेपर होगा। किसी लीक वीक के ड्रामे में मत जाइए। कोई ऐसा, अच्छा बहुत से बच्चे ये करते हैं, आसान पार्ट को छोड़ देते हैं, मुश्किल पार्ट को सोचते रहते हैं बैठ के, ऐसा नहीं करना। पहले एक दफा में 3 मिनट होंगे आपके पास, आपने पेपर टर्न करके पूरा पेपर देख लेना है। क्वेश्चन 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, 4 देखना है। 1 से ही स्टार्ट लेना है, लेकिन 1 2 3 आपको पता होना चाहिए। 1 की लेंथ ज्यादा है, 2 की लेंथ कम है, 3 की लेंथ कम है, 4 में कर लूंगा। और टाइम में क्वेश्चन करना है, वरना क्वेश्चन छोड़ देना है। पेपर आपने 1.5 घंटे से 1 घंटे 35 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लेना है। बाकी 10 मिनट आपके, जो आपके ऊपर, आपको उस वक्त नहीं समझ में आ रहा उसके लिए होगा। 80% अगर आपने पेपर अटेम्प्ट कर लिया, 80% अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर गए, आपका स्कोर ए स्टार है। अगर आप 71% 72% स्कोर कर गए पेपर का, तो उसका मतलब है आप ए पे मौजूद हैं। ये ओ लेवल्स नहीं है, अब आपको अंदाजा हो गया होगा, 2-4 पेपर दे दिए होंगे आपने। वो जो बच्चे बिजनेस का पेपर देख के आए ना बड़े खुश होके कि बहुत अच्छा पेपर था, जबरदस्त पेपर था, बेटा 36 37 पर जब ए बनेगा ना, तो फिर बॉस बताएंगे सीआई वाले कि उन्होंने क्या किया। तो वो एक कमाल का पेपर है। बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे वो, उसके साथ कुछ बुरा कर देंगे। तो आप सब ने करना क्या है, मेक श्योर कीजिएगा, रिलैक्स होकर सुकून से अपनी तबीयत को अच्छा रखिए, अच्छा पेपर कीजिए, नो टेंशन। पेपर को टाइम में खत्म कीजिएगा, थ्योरी सही से लिखिएगा। थ्योरेटिकली आप आज से लेके कल तक थ्योरी पढ़ लीजिए सारी, जो भी थ्योरी पढ़ने का दिन है अब आपका। अब आप थ्योरी पढ़ें, आगे पीछे के एमएस देखें, आंसर्स देखें, उनकी थ्योरी देखें, आंसर्स देखें, उनकी थ्योरी देखें। मेरा 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 मानिएगा मशवरा कि आप एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कोई क्वेश्चन देख लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा, कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मुझे क्वेश्चन मिल गया, मैं आपसे शेयर कर लूंगा ताकि आप वो देख सकें। पेपर इसी में ही आ रहा है आपका, पेपर आपका इससे बाहर नहीं आ रहा। मेक श्योर कीजिएगा, अच्छा पेपर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बस जाओ, बस अब करते जाओ, जाओ भागो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अभी नहीं कर सकते सर, अभी अंदर